नमस्ते बच्चों, आज हम दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जो है वाष्प दाब अवनमन या डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर। यहाँ पे हम सबसे पहले वेपर प्रेशर को पढ़ते हैं। वेपर प्रेशर कैसे जनरेट होगा? तो वेपर प्रेशर जनरेट होने के लिए सबसे पहले तो वेपर बनती कैसे है, इस प्रोसेस को थोड़ा सा देखें और फिर उसके बाद प्रेशर का डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि किसी द्रव का जो वेपर में बदलने की प्रक्रिया होती है उसे हम इवापोरेशन कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण में एक प्रश्न उठता है कि कौन से जल के कण या द्रव के कण वाष्प रूप में परिवर्तित होते हैं। निश्चित तौर पे हम कहेंगे कि वे सरफेस वाले जो होंगे, द्रव की सतह पर विद्यमान जो अणु होंगे वही वाष्प के रूप में बदलते हैं। ऐसा क्यों है, इसे हम थोड़ा सा समझते हैं। आप देख रहे हैं फिगर में हमने दो टाइप के अणुओं को यहाँ पे बनाया है। एक अणु तो यह है जो इस द्रव के आंतरिक भाग में विद्यमान है, जिसे बल्क मॉलिक्यूल कहा जाता है या फिर आंतरिक कण कहा जाता है। इस पर आप देख रहे हैं कि चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहे हैं। इस कण को अगल बगल विद्यमान जितने भी कण हैं ये सारे के सारे कण अपनी ओर खींचेंगे। तो निश्चित तौर पे इसके ऊपर लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये काफ़ी अधिक होगा। आकर्षण बल जब उसके ऊपर लगेगा ये काफ़ी अधिक होगा। तो निश्चित तौर पे इसकी मोबिलिटी अपेक्षाकृत प्रभावी होगी। अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में इसको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। दूसरे अणु वे हैं जो इस द्रव की सरफेस पे विद्यमान है। सरफेस पर विद्यमान जो कण हैं इनके ऊपर जो आकर्षण बल लग रहा है वो केवल नीचे की ओर लग रहा है। ऊपर की ओर इन पर कोई आकर्षण बल नहीं लग रहा है, यानी इन पर लगने वाला जो आकर्षण बल है वो एक दिशीय है। यहाँ पे है तो केवल नीचे की तरफ लग रहे हैं, अर्थात इसके ऊपर जो लगने वाला आकर्षण बल है वह अपेक्षाकृत कम है। तो सरफेस मॉलिक्यूल इवापोरेट क्यों होते हैं, क्यों वाष्पित होते हैं? बिकॉज ऑफ लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके ऊपर जो लगने वाला आकर्षण बल है वह अपेक्षाकृत कम होता है। इस कारण से हमने यहाँ पे देखा। दूसरी चीज इस पे है कि इनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वह अपेक्षाकृत अधिक होती है, हायर होती है। यह हम कैसे समझ सकते हैं कि इनकी काइनेटिक एनर्जी अधिक होगी? तो हम जानते हैं कि कोई भी द्रव का कण पूरे द्रव में जिग जैग मोशन करता रहता है। यहाँ पे विद्यमान है, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, इस ढंग से यह लगातार मूवमेंट में रहता है। अब यदि यह सरफेस तक पहुंचा है, जब यह आंतरिक भागों में था तो निश्चित इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहे थे। अगर यह खींच तान करते हुए कहीं से भी यहाँ तक पहुंचा है तो यह इंगित करता है कि निश्चित तौर पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी अधिक रही होगी। तभी जाकर के यह अंदरूनी भाग से इस सरफेस तक पहुंचा हुआ है। तो जो काइनेटिक एनर्जी इसके पास विद्यमान है, निश्चित तौर पे सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी थी वह अपेक्षाकृत हाई होती, क्योंकि इसी हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से यह बल्क एरिया से, अंदरूनी एरिया से निकलकर यह सरफेस तक पहुंचा हुआ है। अब इसके पास
इसके ऊपर लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी इसको पीछे खींचने वाला जो बल है वह कम है, और काइनेटिक एनर्जी इसकी अधिक है, यानी ऊपर उठने की जो इसकी टेंडेंसी है वह ज़्यादा है। तो निश्चित तौर पे यह इस द्रव की सतह को छोड़कर बाहर निकल जाएगा, और जब यह द्रव की सतह को छोड़कर बाहर निकल जाता है तो इसी को हम कहते हैं वेपर, वाष्प कहते हैं, वाष्प या वेपर में। यदि हमारा पात्र बर्तन खुला हुआ है, ऊपर से खुला हुआ है, तो धीरे धीरे यहाँ के जो कण हैं, द्रव के कण हैं, वो निकलकर वायुमंडल में मिलते जाएंगे, और वायुमंडल में चलने वाली हवा इसको इसकी सतह से हटा करके दूर ले जाएगी। फिर दूसरे कण नीचे से सतह पर आएंगे और ये इवापोरेट होंगे, वो बाहर निकलेंगे, हवा इसको निकाल कर बाहर ले जाएगी। तो यदि पात्र खुला हुआ है, जिस बर्तन में जल रखा है वह खुला हुआ है, तो धीरे धीरे जितना भी द्रव है इसमें विद्यमान वो धीरे धीरे वाष्प में बदलकर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो इस बर्तन में रखे हुए द्रव का जो अमाउंट है, द्रव्यमान है, वह धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि यदि हम बर्तन को क्लोज ले लें, क्या इस ओपन कंडीशन में हम प्रेशर का कंसिडरेशन कर सकते हैं? वाष्प का क्या दाब होगा हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अर्थात यदि हमारा सिस्टम ओपन है, जिस बर्तन में द्रव रखा है वह बर्तन खुला हुआ है, तो वाष्प दाब की संकल्पना ही वहां पे कंसीडर नहीं की जा सकती। वाष्प दाब तभी क्रिएट करेगा, प्रेशर तभी क्रिएट करेगा द्रव की सतह पर जब बर्तन क्लोज्ड हो, बंद हो। तो आइए हम देखते हैं कि बंद बर्तन के दशा में क्या स्थिति होगी। यदि पात्र बंद है तो निश्चित तौर पे जो वाष्प यहां से निकलेगी वह वाष्प इसी में कंटेन्ड रहेगी, बाहर नहीं जा पाएगी। जो वाष्प यहां से निकलेगी वो इसी बर्तन में बंद रहेगी, और जब बाहर नहीं निकल पाएगी तो एक स्थिति आएगी कि यहां से वाष्प बन करके द्रव जो है, ये द्रव है और ये वाष्प, जब तक वाष्प की मात्रा इतनी अधिक ना हो जाए कि वह फिर कंडेंस होकर के इसके दबाव से कंडेंस होकर के द्रव में कन्वर्ट होने लगे। सामान्यतः यहाँ पे एक साम्यावस्था क्रिएट होगी, जो द्रव होगा वह वाष्प में बदलेगा। जब बर्तन खुला हुआ था तब भी आप देख रहे थे कि वाष्प बन रही थी, क्योंकि ये सरफेस मॉलिक्यूल इवापोरेट होंगे, वाष्पित होंगे। किंतु जब बर्तन बंद हो गया तो यहाँ से वाष्प निकलकर बाहर नहीं जा पाएगी, और जब बाहर नहीं जा पाएगी तो यह ऊपरी परत पर जाकर के बर्तन के ऊपरी भाग से जाके टकराएंगे, और धीरे धीरे यहाँ पे टक्कर के बाद हो सकता है कि यह पुनः कंडेंस होके द्रवित हो जाए, द्रव में कन्वर्ट हो जाए। तो एक स्थिति यह आती है कि द्रव वाष्प में कन्वर्ट होता रहता है, साथ ही साथ वाष्प जो है वह द्रव में भी कन्वर्ट होती रहती। शुरुआत में, शुरू की दशा में जो द्रव है वो वाष्प में ज्यादा मात्रा में बनेगा, और कंडेंसेशन जो होगा, वाष्प से द्रव में जो कन्वर्जन होगा वह अपेक्षाकृत कम होगा। अर्थात द्रव वाष्प में बदलेगा। यह रिएक्शन, यह जो प्रक्रिया है यह तेजी से होगी, और वाष्प से द्रव में बदलने की जो प्रक्रिया होगी यह अपेक्षाकृत धीमी होगी। किंतु धीरे धीरे
जब अधिक मात्रा में द्रव वाष्प में बदल जाएगा तो वाष्प से द्रव में बदलने की जो प्रक्रिया होगी वह भी क्या होगी, तेजी से होगी। और एक अवस्था ऐसी आएगी कि जितना द्रव वाष्प में बदलेगा उतना ही वाष्प कंडेंस हो करके द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। इस स्थिति को हम कहते हैं साम्यावस्था। अब इस साम्यावस्था की दशा में निश्चित तौर पे आप देख रहे होंगे कि कुछ न कुछ वाष्प यहाँ पे विद्यमान होगी। साम्यावस्था की दशा में वाष्प विद्यमान होगी। इस वाष्प का कुछ न कुछ वेट होगा, भार होगा। अगर यहाँ भार है, वाष्प का भार है, तो भार आप जानते हैं ये फोर्स के समतुल्य है। भार फोर्स के समतुल्य है। से हम यदि एरिया से डिवाइड कर दें, सरफेस के एरिया से डिवाइड कर दें, तो जो वैल्यू आएगी आप जानते हैं फोर्स बाय एरिया इज इक्वल टू प्रेशर। यह जो प्रेशर आया ये किसकी वजह से आया? बनी हुई वाष्प के कारण आया। तो निश्चित तौर पे अगर वाष्प के कारण आया हुआ है तो इसे हम वाष्प दाब कहेंगे। तो इस प्रकार वाष्प दाब है क्या? साम्यावस्था में किसी बंद बर्तन के द्रव की सतह पर जो दाब वाष्प के द्वारा आरोपित किया जा रहा होगा वही वाष्प दाब कहलाएगा। वाष्प दाब की अगर हम निर्भरता देखें तो ये डिपेंड करता है द्रव के तापमान। दूसरी इसकी निर्भरता होती है मिश्रित पदार्थ की प्रकृति पर। नेचर ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन दिस सॉल्यूशन। यहाँ पे एक प्रश्न यह है कि यदि हम कहें कि इसी सेम मटेरियल को हम इस पर ले लें, छोटे एरिया में ले लें, और इसी को हम बड़े एरिया ले लें वेसल में, तो किसमें वाष्प दाब ज़्यादा बनेगा? तो सामान्यतः उत्तर देख के लगेगा कि वाष्प दाब इसमें ज़्यादा बनेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, वाष्प ज़्यादा बनेगी, वाष्प दाब नहीं, क्योंकि वेपर की मात्रा तो निश्चित तौर पे ज़्यादा होगी, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा कण सरफेस पे आएंगे, और ज़्यादा कण जब सरफेस में आएंगे तो ये इवापोरेट भी ज़्यादा होंगे। तो वाष्प तो ज़्यादा बनेगी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कम कण सरफेस पे रहेंगे तो इसका जो वाष्प होगा वह कम बनेगी। लेकिन यदि कहा जाए कि दोनों में वाष्प दाब किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, तो ध्यान रखिएगा कि यदि लिक्विड जो यहाँ पे रखी है, यहाँ पे रखी है, दोनों लिक्विड बराबर हैं, यदि दोनों का टेम्परेचर समान हो तथा इसमें मिश्रित पदार्थ यदि दोनों में समान हो, तो इसके सरफेस एरिया ज़्यादा या कम होने से वाष्प दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम वाष्प दाब निकालने लगते हैं, वेपर प्रेशर निकालने लगते हैं, तो हम एरिया से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे भार बटे एरिया करते हैं। निश्चित तौर पे यहाँ पे भार ज़्यादा है, लेकिन साथ ही साथ इसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो वेट आया W/A, एरिया ज़्यादा होने की वजह से भार ज़्यादा है, निश्चित तौर पे भार ज़्यादा है, लेकिन एरिया भी ज़्यादा है, तो जो वैल्यू यहाँ आएगी वही वैल्यू यहाँ आएगी, क्योंकि निश्चित तौर पे यहाँ पे वेट अगर कम है, वाष्प का भार कम है, तो एरिया भी तो कम है।
तो दोनों की जो वैल्यूज आएंगी वह सेम आएंगी, अर्थात जो वाष्प दाब होगा उसकी डिपेंडेंसी केवल तापमान पर होती है तथा मिश्रित पदार्थ की प्रकृति पर होगी। मिश्रित पदार्थ की प्रकृति में हम जो भी पदार्थ मिलाएंगे वे दो रूपों में होंगे। यदि मिश्रित पदार्थ वाष्पशील हो, वाष्पशील पदार्थ हो, तब तो वेपर प्रेशर अपेक्षाकृत ज्यादा होगा, किंतु यदि मिश्रित पदार्थ अवाष्पशील हो, अवाष्पशील हो अर्थात जो मिश्रित पदार्थ है वह वाष्प में नहीं बदल रहा है, तो उस दशा में वेपर प्रेशर कम हो जाता है। टेम्परेचर पे मैंने बताया कि जब तापमान अधिक होगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, किंतु ध्यान रखिएगा कि सरफेस एरिया पर वाष्प दाब की डिपेंडेंसी नहीं है। वाष्प की मात्रा है, वाष्प के भार ज्यादा बनेगा, निश्चित तौर पे बनेगा, लेकिन वाष्प का प्रेशर जो है सरफेस एरिया ज्यादा होने पर बढ़ नहीं जाता है। तो इस चीज को आपसे कभी पूछा जा सकता है कंपटीशन वगैरह में कि छोटे छोटे वेसल्स दे दे, बड़े दे दे और कहे किसमें वेपर प्रेशर ज्यादा है। तो ध्यान रखिएगा कि एरिया कम या ज्यादा होने से उस द्रव का वाष्प दाब नहीं बदल जाता है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि जब हम वाष्पशील पदार्थ इसमें मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ता है, और जब अवाष्पशील मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि हम कोई एक द्रव ले लें, उसे हम एक बंद बर्तन में रख दें और उसमें हम एक दूसरा वाष्पशील पदार्थ मिला दें। यदि हमने पहले हम इसमें एक मटेरियल ए लिया हुआ है, हमने ए द्रव है ये, यानी प्योर ए हमने ले लिया, शुद्ध ए। इसका अगर हम वेपर प्रेशर देखें कितना है, टेम्परेचर हमने फिक्स कर दिया किसी टेम्परेचर टी पर, इसको हम कंसीडर कर रहे हैं। अब इसका निश्चित तौर पे कोई वेपर बनेंगी, इसका एक वेपर प्रेशर बनेगा, इसके कारण जो वेपराइजेशन हो रहा है उसके कारण एक वेपर प्रेशर होगा। तो चूंकि ये प्योर ए है, प्योर ए की दशा में हम यहाँ पे P0 लगा देंगे। जो वेपर प्रेशर यहाँ क्रिएट होगा उस वेपर प्रेशर के लिए स्मॉल p सिंबल यूज करेंगे, और चूंकि शुद्ध है, प्योर ए है, इसमें अन्य कोई मिश्रण नहीं मिला हुआ है, इसलिए हम इसे ए से इंगित करेंगे दिस, तो P0 ए हो जाएगा। ऐसे ही यदि हम B को ले लें, ये कोई B ले लें, इसमें केवल B हम लें, द्रव B इसमें रखा गया है, इसका भी वेपर प्रेशर बनेगा कोई, और ये प्योर B होगा। इसके कारण जो वेपर प्रेशर बनेगा उसे हम P0 B लिखेंगे। नॉट इसलिए कि ये शुद्ध है, और B इसलिए कि जो मटेरियल है, जो द्रव लिया गया है, वह हमारा B मटेरियल लिया गया। इसकी वजह से वेपर प्रेशर जो क्रिएट हो रहा है वह P0 D, और इसके कारण जो बन रहा हो P0 A। अब हम ये दोनों का यदि मिश्रण ले लें, इन दोनों का मिश्रण लें, यानी कुछ मात्रा इसकी ले लें और कुछ मात्रा इसकी ले लें, तो निश्चित तौर पे क्या होगा, टेम्परेचर हमने सेम रखा है। अब यहाँ पे
ए भी है, बी भी है, दोनों विद्यमान है, ए बी दोनों विद्यमान है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे एक प्रेशर यह भी वाष्पशील है, यह भी वाष्पशील है। आप ध्यान रहे हैं कि ये भी इवापोरेट हो रहा है, ये भी इवापोरेट हो रहा है, तो ये भी वाष्पशील है और ये भी वाष्पशील है, तभी तो वेपर बनी होगी। अगर वाष्पशील ना रहा होता तो निश्चित तौर पे इसकी वेपर ही ना बनती। तो यदि हम दोनों वेपर के केस में लें, दोनों वेपराइज हो रहे हैं, उस केस में लेंगे तो यहाँ पे कुछ इस ढंग से वाष्प बनेगी। इसे हम इस दशा में जब हम इसको मिक्सचर में ले रहे हैं तो कहेंगे ए के कारण जो प्रेशर यहाँ बनेगा उसे हम कहेंगे PA, और बी के कारण जो यहाँ पे बनेगा उसे हम कहेंगे PB। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ए और बी दोनों टाइप के मटेरियल सब विद्यमान है, दोनों वाष्पशील हैं। तो ए का भी वाष्प बनेगा और बी का भी वाष्प बनेगा, लेकिन क्या ए के वाष्प की मात्रा और बी के वाष्प की मात्रा जब ये अलग अलग थे जितना बन रहा था उतना ही बनेगा? तो उत्तर होगा निश्चित तौर पे नहीं बनेगा, क्योंकि पात्र हमने वही लिया है। अब इनका जो अमाउंट है वो चेंज हो गया है, कुछ मात्रा इसकी ले लिया है, कुछ मात्रा हमने इसकी ले लिया है। तो जो मात्रा हमने यहाँ पे ले रखी है उस मात्रा के एवरेज में ही यह निश्चित तौर पे वाष्प की संख्या ज़्यादा होगी। यदि हम कहें कि यहाँ पे हम ए मटेरियल ज़्यादा लिए हैं तो ए वाले वाष्प की मात्रा ज़्यादा होगी, बी मटेरियल ज़्यादा लेंगे तो बी वाले मटेरियल की वाष्प की मात्रा ज़्यादा होगी। यहाँ पे जो वेपर की मात्रा है वो बढ़ रही है या घट रही, वो डिपेंड करेगा यहाँ पे अणुओं की संख्या इनकी क्या है। तो अब निश्चित तौर पे ए के कारण जो प्रेशर होगा वो P0A नहीं होगा, बल्कि हम इसे एक नया नाम दे देते हैं PA, यानी फाइनल प्रेशर ड्यू टू A एंड फाइनल प्रेशर ड्यू टू B। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अगर हम कहें कि टोटल प्रेशर क्या होगा, इस सतह में टोटल प्रेशर क्या होगा, तो डाल्टन का आंशिक दाब का नियम आपने देखा है कि डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार यदि किसी बर्तन में ए प्रेशर एक पदार्थ की विद्यमान है और दूसरे प्रेशर का बी भी प्रेशर विद्यमान है, तो दोनों का जो सम प्रेशर होगा वही उस बर्तन पर लगने वाला टोटल प्रेशर होता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो टोटल प्रेशर होगा इस वेसल पर वह PA प्लस PB होगा। अब यहीं पे राउल्ट ने अपना नियम दिया था। राउल्ट के अनुसार इस वेसल के ऊपर बनने वाला जो वाष्प दाब होगा, ए के कारण होने वाला जो वाष्प दाब होगा, प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू ए, यह जो वैल्यू आएगी वह प्रोपोर्शनल होगा इस विलयन में ए के मोल प्रभाग के। मोल फ्रैक्शन, ए का जो मोल फ्रैक्शन होगा उसके अनुक्रमानुपाती होगी। तो दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। और इस विलयन जो यहाँ पे हमने विलयन बनाया, इस विलयन के ऊपर जो वेपर प्रेशर बन रहा है बी के कारण अर्थात PB होगा, यह प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ध्यान से देखिए, मैंने कहा कि अगर यहाँ के ए के अणुओं की ज़्यादा होगी संख्या तो ए की मात्रा ज़्यादा बनेगी, प्रेशर ऑफ ए की मात्रा ज़्यादा बनेगी। अब यदि ए के अणुओं की संख्या ज़्यादा हुई तो ए का मोल फ्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। आप क्योंकि जानते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी।
तो ए के मोल प्रभाज की जो मात्रा होगी Na/Na प्लस Nb होगी। अब हम यदि कह रहे हैं कि ए के नंबर्स की संख्या ज़्यादा है, जब ए के नंबर की संख्या ज़्यादा होगी तो ए का मोल प्रभाज ज़्यादा होगा, और जब ए का मोल प्रभाज ज़्यादा होगा तो राउल्ट नियम से निश्चित तौर पे जो प्रेशर होगा वह भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऐसे ही यदि हम मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ले लें तो ये NB/Na प्लस Nb बनेगा। अब यदि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी की संख्या ज़्यादा हो, यानी बी के अणुओं की संख्या इसमें ज़्यादा हुई तो क्या होगा, तो निश्चित तौर पे अगर Nb की संख्या ज़्यादा है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ज़्यादा होगा, और जब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ज़्यादा होगा तो निश्चित तौर पे राउल्ट नियम से प्रेशर ऑफ बी ज़्यादा होगा। तो ए का जो मोल प्रभाज होगा उसी के अनुपात में ए का वेपर प्रेशर बनेगा, और बी का जो मोल प्रभाज होगा उसी के अनुपात में बी के प्रेशर बनेगा। अब यहां से प्रोपोर्शनलिटी को हम कैसे खत्म करें, हम जानते हैं कि PA इज इक्वल टू के मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, हम इसको लिख सकते हैं, और यदि हम इसी को लिखें तो P ऑफ B दैट विल बी के मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिख सकते हैं। इस चीज को हमने जब प्रोपोर्शनलिटी खत्म किया, हटाया यहां से, तो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमको लिखना पड़ेगा, हमने यहां पे लिख दिया। अब हम यहां पे देखें कि इस के की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। के की वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट करते हैं कि यदि हम यहां पे देखें, अर्थात हमने शुद्ध ए जब लिया हुआ था तो हमारा जो प्रेशर आया था P0A आया था, और यहाँ पे यदि हम मोल फ्रैक्शन निकालें, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालें तो क्या होगा, इस दशा में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दैट विल बी Na/Na प्लस Nb। जब यहाँ पे ए ही है केवल, बी है ही नहीं, तो निश्चित तौर पे Nb की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, अर्थात यह जो वैल्यू आएगी Na/Na आ गई, और यह वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे देखें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी विल बी इक्वल टू Nb/Na प्लस Nb। यहाँ पे चूंकि शुद्ध बी है, ए इसमें नहीं है, तो n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और यहाँ पे Nb/Nb दैट विल गिव यू 1। तो यदि हम इसी कंडीशन को यहाँ लगा दें तो वैल्यू क्या आएगी, अगर हम P0A लिख दें, के जैसा है वैसा ही रहने दें, कब P0A, PA कब P0A बन रहा है, जब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो जा रही है, 1 हो जा रही है। तो यहाँ पे हम 1 लगा दें, इसकी वैल्यू हमने 1 ले ली। यहाँ से जो वैल्यू निकल के आ रही है वो क्या बन रही है आपकी, K विल बी इक्वल टू P0A। यही चीज यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, P0B विल बी इक्वल टू K इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B दैट इज 1। यहाँ पे जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी K इज इक्वल टू P0B। और यहाँ से अब यदि K की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें, यहाँ पुट कर दें, और K की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ रहा है, P ऑफ A इज इक्वल टू, K की जगह पे हम P0A लिख सकते हैं, P0A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ XA।
ऐसे ही जब इसको रखेंगे तो P ऑफ B विल बी इक्वल टू P नॉट B मोल फ्रैक्शन ऑफ XB। और यदि हमें इसका टोटल प्रेशर निकालना होगा तो आप देख रहे हैं कि P टोटल विल बी इक्वल टू PA प्लस PB। PA और PB की वैल्यू पुट कर दीजिए तो यह हो जाएगा आपका P नॉट A प्लस P नॉट B, P नॉट A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ X प्लस P नॉट B मोल फ्रैक्शन ऑफ X। तो यहाँ एक जो रिजल्ट आया कि PT इज इक्वल टू P नॉट A मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस P नॉट B मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो राउल्ट का नियम हमारा यहाँ पे है और इस राउल्ट के नियम के अनुसार द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी सब्सटेंस, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सब्सटेंस इन दैट सॉल्यूशन। किंतु यदि हम इसे लैंग्वेज में लिखना चाहें तो लैंग्वेज में होगा इन ए सॉल्यूशन, in a solution partial pressure of each component is directly proportional to its मोल फ्रैक्शन। अर्थात किसी विलयन में विद्यमान किसी विलयन में विद्यमान प्रत्येक अवयवों का आंशिक वाष्प दाब उस विलयन में उस अवयव के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये इसका लैंग्वेज है राउल्ट के नियम का। यहाँ पे एक तथ्य हम और देख सकते हैं, ये ग्राफ हम देखें। इस ग्राफ में यह दिखाया गया है कि कैसे पार्शियल प्रेशर चेंज होता है अकॉर्डिंग टू मोल फ्रैक्शन। इसमें यदि हमने यहाँ पे ले लिया प्योर ए, शुद्ध ए लिया है, और यहाँ पे हमने शुद्ध बी ले लिया, प्योर बी, तो निश्चित तौर पे अगर हमने यहाँ पे प्योर ए लिया है तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो यहाँ पे P नॉट ए होगा, क्योंकि जो भी वेपर प्रेशर होगा वो किसकी वजह से है? प्योर ए की वजह से। वाई एक्सिस पर हमने यहाँ पे वेपर प्रेशर लिया हुआ है। वेपर प्रेशर अगर हम ले लें, ये वेपर प्रेशर, तो वाई एक्सिस पर वेपर प्रेशर लिया है और यहाँ पे चेंज ऑफ मोल फ्रैक्शन हम ले रहे हैं।
अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसी हिसाब से यहाँ पे वेपर प्रेशर में क्या परिवर्तन आता है। तो प्योर ए की दशा में हमने वेपर प्रेशर को पी नॉट ए लिया, और जब प्योर बी है तो निश्चित तौर पे यहाँ पे पी नॉट बी बन जाएगा। अब जैसे जैसे हम इसमें बी की मात्रा को मिलाते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे देखें वेपर प्रेशर की जो वैल्यू होगी वो कुछ घटती जाएगी। यहाँ पे वेपर प्रेशर ए के कारण तो पी नॉट ए है, और यहाँ जाकर के वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इस पोजीशन पर जाकर के निश्चित तौर पे ए का वेपर प्रेशर शून्य हो जाएगा। देखिए पी नॉट ए ये था प्योर ए, जब शुद्ध ए था उस समय मैक्सिमम इसका वेपर प्रेशर ए के कारण था। अब हम जब इसमें धीरे धीरे बी को मिलाते जा रहे हैं, जब बी मिक्सचर बन रहा है तो पी ए की मात्रा क्या होगी, वो धीरे धीरे घटेगी, और कहाँ यह जाकर के शून्य हो जाएगा, जहाँ पे प्योर बी वाली कंडीशन आएगी। और जब प्योर बी हो जाएगा तो उसमें ए रहेगा ही नहीं, इसका मतलब ए वहाँ पे शून्य है, तो ए के कारण जो प्रेशर बनेगा वो भी क्या होगा, शून्य होगा। तो एक रेखा आपको यहाँ से यहाँ मिल रही है। दूसरी लाइन आपको यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो ये यह बता रही है कि यहाँ पे प्रेशर ऑफ प्योर ए है तो प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर यहाँ पे 0 होगा, और यहाँ पे पार्शियल वेपर प्रेशर की जो वैल्यू है वो पी नॉट बी है। जब यहाँ से इसको मिलाएंगे तो एक सरल रेखा आपको ऐसे मिलेगी, दिस। तो ये जो इंगित कर रहा है वो पी बी को इंगित कर रहा है, पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी। और यह जो इंगित कर रही है रेखा, यह रेखा है पी ए पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। यदि हम इन दोनों को इस ढंग से जोड़ दें तो यह इंगित करता है पी टी, और जो पी टी होगा हमने अभी लिखा था कि पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट ऑफ बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो यह ग्राफ यह बताता है कि कैसे पी नॉट ए प्योर ए की दशा में पी नॉट ए होगा, और फिर पी ए की जो वैल्यू होगी वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी, और कब यह 0 होगी, जब उस मटेरियल में बी की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाए या उसमें ए की प्रेजेंस जो है वो निग्लिजिबल हो जाए। ऐसे ही शुरू में जब यह प्योर ए था तो यहाँ पे बी की मात्रा निग्लिजिबल थी या शून्य थी, और धीरे धीरे जब इसमें बी की मात्रा बढ़ाई गई और बी मैक्सिमम जब हो गया तो ये प्योर बी बन गया। जब प्योर बी बन जाएगा तो यहाँ पे जो इसका प्रेशर होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, वह पी नॉट बी बन जाएगा। तो बस आज हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला केस हम लेंगे जब सॉल्यूशन में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया जाए। तो बस आज इतना ही। थैंक यू।